हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है तुम्हारा आज के क्लास में। तुम्हें पता है हम टॉप 500 स्पॉटिंग एरर्स कर रहे हैं जो तुम्हारे एग्जाम्स में आते हैं। 2 क्लासेस हो चुकी है, 100 तक हमने कर चुके हैं। आज 101 से स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसके बाद तुम्हें कभी भी कहीं से एरर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं, बिकॉज 500 बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखो, पहला है और एग्जाम्स के साथ मेंशन किया है किस एग्जाम में आया है। लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मंगूस। कोबरा और मंगूस की फाइट इज अ क्लासिकल ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। इंडिया में ये ड्रामा होता है, हमेशा देखा जाता है। एंड द आउटकम वाज लार्जली द सेम, और आउटकम हमेशा सेम ही होता है। तुम्हें पता है कौन जीतता है? नेवला ही जीतता है। तो सांप और नेवले की फाइट हमेशा होती है। हम इज प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, और जब टेंस प्रेजेंट में है तो फिर द आउटकम वाज लार्जली द सेम। वज को भी प्रेजेंट में करो, इज करो। और तुम्हें वैसे भी पता है जो जनरल बात हम करते हैं वो प्रेजेंट में करते हैं हमेशा। और मैंने तुम्हें बताया भी था कि टेंस सेम रहना चाहिए थ्रू आउट द सेंटेंस। अगर ये सेंटेंस हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो फिर पूरे का पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में रहना चाहिए। द आउटकम इज लार्जली द सेम। आउटकम हमेशा सेम ही होता था या सेम ही होता है? सेम ही होता है। एक जनरल बात बता रहे हैं, और जब भी कोई जनरल बात बताते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, पास्ट का यूज नहीं करते हैं। पास्ट तो एक घटना बताता है, अगर जो हमारे भूतकाल में हुआ। तो ये तुम्हारे टेंस का एरर है, और तुमको पता है एरर हो जाएगा आउटकम वाज लार्जली द सेम, इज होगा वहां पे। तो मैं साथ साथ तुम्हें बताता भी चलूंगा किस पार्ट में एरर है, क्या एरर है, और अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए हर एक चीज को चलूंगा। तो बहुत अच्छी क्लास है। अगर तुम्हें पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। अब बोला है चूज द सेंटेंस दैट कंटेन एन एरर। वो सेंटेंस चूज करो जिसमें कि एरर है। इसका मतलब 3 सेंटेंस हमारे पास सही है और एक सेंटेंस यहाँ पे गलत होगा, जिसको हमको चूज करना है गलत सेंटेंस को। तुम्हारे एमटीएस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। अब देखो, आई लव द टेस्ट ऑफ फ्रेश स्ट्रॉबेरीज इन द समर। मुझे स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट बहुत पसंद है। तो आई लव द टेस्ट, मुझे टेस्ट पसंद है, टेस्ट है नाउन। और किस चीज का टेस्ट पसंद है? स्ट्रॉबेरीज का टेस्ट पसंद है। तो टेस्ट के आगे दा लग गया है, क्योंकि हम बोल रहे हैं टेस्ट पसंद है किसका? स्ट्रॉबेरीज का। तो दा आया है, क्योंकि डेफिनेट हो चुका है। इन द समर, समर में, तो बिल्कुल सही है। इसमें कोई एरर नहीं है। हमें तो वो चाहिए जिसमें एरर हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं। शी इज द विनर ऑफ द नोबेल पीस प्राइज। तो वो विनर है, किसकी विनर है? नोबेल प्राइज की। तो विनर के आगे दा लग गया। जब किसी नाउन को डेफिनेट करते हैं हम, और नोबेल प्राइज के आगे भी दा लगा है, क्योंकि नोबेल प्राइजेस के आगे भी दा आता है। इसका मतलब ये पार्ट भी हमारा बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई एरर है नहीं। नेक्स्ट, ही इज शेफ। वो शेफ है हु स्पेशलाइजेस इन द इटालियन क्यूसिन, जो कि इटालियन क्यूसिन बनाने में एक्सपर्ट है। तो अब हम इस शेफ के बारे में जानते हैं, इस नाउन के बारे में जानते हैं। वो शेफ है, कौन सा शेफ है जो कि स्पेशलिस्ट है इटालियन क्यूसिन बनाने में? तो अगर हम इस शेफ के बारे में जानते हैं तो आगे द आर्टिकल लगाएंगे। इसका मतलब ये गलत है और ये हमारा आंसर है। हमको तो वही सेंटेंस चाहिए था जो गलत होता, तो ये है गलत। ही इज शेफ नहीं, ही इज द शेफ। ये वो शेफ है जो इटालियन क्यूसिन बनाने में एक्सपर्ट है। तो जब हम किसी नाउन के बारे में जानते हैं, डेफिनेट होते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल द लगाना पड़ता है आगे। और यहाँ पे लगाने नहीं था, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और लास्ट है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सन के आगे भी दा लगा है, क्योंकि एक ही है सिंगल, और अर्थ भी सिंगल ही है, तो एक उसके आगे भी दा लगा है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे 3 सेंटेंस सही हैं, एक गलत है, और यही हमारा आंसर है। अर्थ, सन, जो भी दुनिया में एक होती है या हेवनली बॉडीज होती हैं, उनके आगे दा आता है। तो ऐसे तुम्हें हर एक चीज को देखते हुए चलना है, और मेरे साथ पढ़ोगे तो प्रैक्टिस तुम्हारी हो ही जाएगी। अब देखो, यहाँ पे भी हमको एरर बताना है जिन चीजों के नीचे अंडरलाइन है। ये 4, इन 4 में एरर बताना है। इन 4 में किस चीज में एरर है? वैसे तो तुमको देख के ही पता लगा लोगे कि वेल्थ ऑफ ओ डबल एफ, ये तो होता नहीं है, क्योंकि ओ डबल एफ का मतलब तो होता है किसी चीज का सेपरेट हो जाना, दूर हो जाना। ऑफ, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, या बंद हो जाना, तो इसका मतलब तो सेपरेट होता है। और वेल्थ के साथ तो ऑफ आता नहीं है, तो तुम डायरेक्टली बोल सकते हो किस पार्ट में एरर है। लेकिन फिर भी हम एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। वी थिंक, हम सोचते हैं, ऑफ द पास्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एज फिक्स्ड। हम सोचते हैं दुनिया की जो हिस्ट्री है, भूतकाल है, वो फिक्स है। बट ऑफ द फ्यूचर एज अनडिसाइडेड, और जो फ्यूचर है वो अनडिसाइडेड है, मतलब वो फिक्स नहीं है। एंड ओपन टू अ वेल्थ ऑफ पॉसिबिलिटीज, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से खुला है। अब देखो, वेल्थ ऑफ नहीं होता है, क्या होता है? यह एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है वेल्थ ऑफ। वेल्थ ऑफ का मतलब होता है अ लॉट ऑफ समथिंग, किसी चीज से भरपूर होना। अ लॉट ऑफ समथिंग, मेरे साथ नोट करते रहो। हर एक चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे वे में करवा दूंगा मैं, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो हमारा, हम सोचते हैं जो हमारे पास हिस्ट्री है वो फिक्स है, और जो फ्यूचर है वो अनडिसाइडेड है, पता नहीं किसको क्या होगा। और हमारा फ्यूचर जो है वो ओपन है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज से। तो अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटी, और अ लॉट ऑफ के लिए हम वेल्थ ऑफ का यूज करते हैं, ये फ्रेजल वर्ब है।
ऑफ डबल एफ का तो यूज करेंगे नहीं, डबल एफ का मतलब तो सेपरेट होता है, तो इसका मतलब हमारा एरर हो गया डी पार्ट में। तो हर एक चीज को अच्छे से समझाते हुए चलूंगा ताकि तुम्हें कहीं भी दिक्कत ना है। क्लियर है? बिकॉज क्योंकि हम ऑफलाइन में भी हम पढ़ाते हैं तो हमें पता है भाई बच्चे को किस चीज में डाउट आता है, किस चीज में दिक्कत आती है, तो वो चीज अच्छे से कवर करते हुए चलूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई टीचर टोल्ड मी, मेरे टीचर ने कहा था, और मैंने तुम्हें बताया भी है कि एरर कैसे ढूंढते हैं। देखो सबसे पहले टेंस को आइडेंटिफाई करो, टोल्ड पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब पूरे का पूरा सेंटेंस पास्ट पे रहना चाहिए। मेरी टीचर ने कहा था, पास्ट की बात कर रहे हैं, क्या कहा था, दैट ऑल ग्लिटर्स वाज नॉट गोल्ड, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अब तुम बोलोगे सर ये तो पास्ट में बिल्कुल सही है, जब सेंटेंस पास्ट में तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था, आपने बताया था। लेकिन ये जो पूरी की पूरी बात है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये हमारा प्रोवर्ब है, कहावत है, ओल्ड सेइंग है, पुराने जमाने से कहीं भी बात आ रही है, तो इस बात को पास्ट पे नहीं करते हैं, हमेशा प्रेजेंट पे ही होती है। देखो तो यहाँ पे ऐसे तुम्हारे पास क्वेश्चंस आते हैं, और तुम्हारा इनडायरेक्ट स्पीच में भी तुमने पढ़ा होगा कि जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड इसकी स्पीच के अंदर लिखी हुई बात तुम्हारी अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, प्रोवर्ब हो, कहावत हो, तो उसको चेंज नहीं करते हैं। चेंज इसलिए नहीं करते हैं कि टीचर ने कहा था हर चमकती चीज सोना नहीं होती थी या सोना नहीं होती, अभी भी तो लागू है ये बात, ये पास्ट की बात थोड़ा है। तो प्रोवर्ब जो होते हैं वो तो हमेशा सेम ही रहते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में, इसलिए उनको प्रेजेंट में ही रखा जाता है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती या नहीं होती थी, तो पास्ट पे नहीं कर सकते इसको। इसलिए याद रखना, ये जो अंदर की बात होती है या जो प्रोवर्ब होता है, कहावत होती है, वो हमेशा प्रेजेंट में ही आती है, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है, सेम रहती है हमेशा। इसका मतलब है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होगा, वॉज नॉट गोल्ड नहीं, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अभी भी लागू है, बात पहले भी लागू थी और बाद में भी होगी, प्रेजेंट में, पास्ट पे नहीं करेंगे, कोई घटना नहीं हुई है वो। पास्ट का मतलब होता है कोई घटना पास्ट में हो जाए। व्हेन आई बॉट द बुक, जब मैंने बुक खरीदी, देखो पास्ट की बात करें, जब मैंने बुक खरीदी, वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई थॉट, मैंने सोचा, क्या सोचा, इट विल बी इंटरेस्टिंग, की इंटरेस्टिंग होगी, रोचक होगी, तो आई थॉट इट विल नहीं, तो विल का भी पास्ट करो, वुड, इट वुड बी इंटरेस्टिंग। तो जब सेंटेंस पास्ट में है तो हर एक चीज को पास्ट में लाएंगे, तो विल का भी पास्ट वुड करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्यों नहीं किया, यहाँ पे तो प्रोवर्ब था, वो कहावत थी, और कहावत तो हमेशा प्रेजेंट में ही आती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कहावत नहीं है, तो यहाँ पे सारी की सारी चीजों को पास्ट में कर देंगे, तो विल का भी पास्ट हो जाएगा वुड। कि जब मैंने खरीदी थी तो मैंने सोचा था दैट दैट इट वुड बी इंटरेस्टिंग, कि वो इंटरेस्टिंग होगी, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो विल कभी पास्ट करो वुड। तुम्हारे टेंस का एरर है, सिंपल। इट इज अ स्टेट ऑफ केओस सिंस द चेयरमैन रिजाइंड, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया तब से एक केओस, डिसऑर्डर, अराजकता का माहौल हो चुका है। अब देखो जरा, सिंस के साथ आ चुका है टाइम, सिंस द चेयरमैन रिजाइंड, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया है, तो जब सिंस फॉर के साथ टाइम आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं आता है, सिंस फॉर का साथ जब टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट आता है। और प्रेजेंट परफेक्ट कैसे लिखेंगे, इट इज अ, नहीं, इसको करेंगे इट हैज बीन अ स्टेट ऑफ chaos, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट यही तो होता है, हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ए पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, और देखो ए कहां पे दिया है, इस वाले पे नहीं दिया है, सेकंड वाले पे दिया है, तो बी हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ये भी देखना है कि किस पार्ट में एरर है, कहां पे दिया है। फिर बता रहा हूं, हम बोल रहे हैं एक अराजकता का माहौल हो चुका है, अस्त व्यस्त हो चुकी है पूरा सिस्टम, जब से चेयरमैन ने रिजाइन किया है। तो जब सिंस फॉर के साथ टाइम गिवन होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट थोड़े आता है, प्रेजेंट परफेक्ट आता है। अब प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है जरा बताना, प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तुम सबको पता है। अब हमारा सब्जेक्ट है इट, तो इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, हैज। अब तुम बोलोगे सर वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां है, तो इज तो है मेन वर्ब, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है बीन, इसलिए इट हैज बीन हमने वहां पे किया। अब लोग बोलेंगे सर इसकी थर्ड फॉर्म बीन होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। देखो फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड फॉर्म होता है बी की वॉज वर, थर्ड फॉर्म होती है बी की बीन, फोर्थ फॉर्म होती है बी की बीइंग आईएनजी फॉर्म, और फिफ्थ फॉर्म होती है इज एम आर, तो इज सिंगुलर फॉर्म। तो ये वाली फॉर्म थी मेन वर्ब, इसी के हमको थर्ड फॉर्म बनाना था, तो हमने बीन को चूज कर लिया। तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म होता है प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको चेंज करना है, इट है सब्जेक्ट और इज है मेन वर्ब, तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो इसकी थर्ड फॉर्म बीन हमने वहां पे कर दी, तो ऐसा बन जाता है वो। तो इसलिए रटने की जरूरत नहीं कि सर इट हैज बीन कैसे आ गया, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ये बीन कहां से थर्ड फॉर्म आ गई, ये थर्ड फॉर्म इसकी थर्ड फॉर्म बीन है वो। अब अच्छे से डिटेल पे मैंने बता चुका है, तो मुझे लगता नहीं कि तुम्हें इस पे कोई डाउट आएगा। नेक्स्ट है, हेनरी इज नोन एज एन एक्सीलेंट राइटर एंड
गुड कम्युनिकेटर इन इंग्लिश। हेनरी जाना जाता है एक एक्सीलेंट राइटर के तौर पे और गुड कम्युनिकेटर के तौर पे इंग्लिश में राइटर भी अच्छा है और गुड कम्युनिकेटर है। अब जरा एरर बता दो भैया। तुम बोलोगे सर एरर तो कहाँ कहाँ है सर? नोन टू नहीं, नोन एज सही है। नोन एज मतलब जाना जाता है। अब सुनो, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, तुम मुझे इस पे एरर बताना, ठीक है? मैं बोलूंगा आई एम गुड एट इंग्लिश एंड गुड मैथ्स। बताओ भाई, एरर बताओ अगर किसी को एरर दिख रहा है तो। आई एम गुड एट इंग्लिश एंड गुड मैथ्स। तुम बोलोगे सर इसमें एरर है, जब आपने गुड आगे लगा चुका है तो फिर इंग्लिश के लिए भी आएगा वो और वो मैथ्स के लिए भी आएगा, तो फिर गुड लगाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने बोल दिया कि मैं अच्छा हूं इंग्लिश एंड मैथ्स में, डायरेक्ट इंग्लिश एंड मैथ्स बोलो, क्योंकि ये जो गुड है वो इंग्लिश के लिए भी आ जाएगा और मैथ्स के लिए भी आ जाएगा। जब भी हम कोई क्वालिटी को आगे लिखते हैं तो वो क्वालिटी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इंग्लिश और मैथ्स। तो अलग से गुड फिर से मैथ्स के लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो बोलोगे हाँ सर ये तो समझ पाता है। तो वैसे ही जब मैंने बोल दिया है हेनरी इज नोन एज एन एक्सलेंट राइटर, तो है हेनरी एक एक्सलेंट राइटर के तौर पे जाना जाता है। तो ये जो एक्सलेंट है, जब ये स्टार्टिंग में लिख चुका है तो ये एक्सलेंट राइटर पे भी आ जाएगा और फिर वो आगे कम्युनिकेटर पे भी चले जाएगा। तो अलग से फिर गुड फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। हेनरी इज नोन एज एन एक्सलेंट राइटर एंड कम्युनिकेटर, डायरेक्ट एंड कम्युनिकेटर बोलो, फिर से अलग से गुड लगाने की जरूरत नहीं है जैसे हमने यहाँ पे किया। आई एम गुड एट इंग्लिश एंड मैथ्स, मैं अच्छा हूं इंग्लिश और मैथ्स में। मैं ये नहीं बोलूंगा मैं अच्छा हूं इंग्लिश में और अच्छा हूं मैथ्स में, नहीं, ये जो गुड है वो दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहीं पे ये जो गुड है, ये जो एक्सलेंट है, ये एक्सलेंट राइटर में भी और एक्सलेंट कम्युनिकेटर में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। गुड लगाने की वहां पे एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। और वैसे भी जब एक आदमी की बात करते हैं तो एडजेक्टिव एक ही बार लगाओ, फिर दो बार लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर हो गया? तो यही कॉन्सेप्ट था, मैंने एग्जांपल देके तुम्हें समझा चुका है। अब तुम्हें समझ पा चुका है कि अच्छा सर एंड गुड कम्युनिकेटर नहीं होगा, एंड कम्युनिकेटर होगा। हेनरी इज नोन एज, हेनरी जाना जाता है एन एक्सलेंट राइटर एंड कम्युनिकेटर, एक्सलेंट राइटर और कम्युनिकेटर के तौर पे इंग्लिश में। गुड फिर से लगाने की जरूरत नहीं है। देखो तो भैया बोल तो रहा हूं, समझाने का भी तरीका होता है, अगर तरीके से समझोगे तो फिर हर एक चीज पे एक्सपर्ट बन जाओगे। नेक्स्ट है विद क्लाउड स्ट्रीमिंग। क्लाउड स्ट्रीमिंग से के साथ पीपल कैन प्ले गेम्स फ्रॉम अ इंटरनेट, लोग इंटरनेट से गेम खेल सकते हैं। तो पीपल कैन प्ले गेम फ्रॉम ए इंटरनेट, अरे ई की साउंड आ रही है इंटरनेट, तो ए नहीं आएगा वहां पे एन आएगा, एन इंटरनेट, सिंपल है। तो एन इंटरनेट है तो सी पार्ट में एरर हो गया, ए नहीं आएगा एन आएगा वहां पे। इंटरनेट ना ई की साउंड है वाउल, तो वाउल है तो फिर एन लगा वहां पे, और कॉन्सोनेंट की साउंड होती है तो फिर ए लगाते हैं। बड़ा ही इजी है। दिस फ्रिज कम्स इंक्लूडिंग 5 ईयर वारंटी, ये फ्रिज आता है 5 साल की वारंटी के साथ। और जब साथ की बात हो तो इंक्लूडिंग नहीं होता है, साथ के लिए तो आता है कम्स विद। जैसे आई गो विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ जाता हूं, तो साथ के लिए विद का यूज करते हैं। तो ये फ्रिज आता है 5 ईयर की वारंटी के साथ, तो कम्स विद आएगा वहां पे, इंक्लूडिंग नहीं आएगा। इंक्लूडिंग तो तब आता है जब हम किसी चीज का एग्जांपल लेते हैं, इंक्लूडिंग मैथ्स फिजिक्स ये सब। जैसे आई टीच इंक्लूडिंग मैथ्स फिजिक्स ये सब। तो अभी मैं इंक्लूडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ 5 साल की वारंटी के साथ आता है फ्रिज, तो इन कम्स विद आएगा। और कम्स विद तब आता है जब हम किसी चीज के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बात करते हैं, तो फ्रिज की क्वालिटी है वो कि वो 5 साल की वारंटी के साथ आता है। और तुम डायरेक्टली भी बोल सकते हो प्रेपोजिशन का एरर है, कम्स विद होता है। तो देखो किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर। देखो ये है ए पार्ट, ये है बी पार्ट, बी पार्ट में एरर है और बी पार्ट कहां पे दिया है ए, तो ये है हमारा आंसर। तो ये भी देखना है साथ साथ, बहुत बच्चे इस पे भी कंफ्यूज होते हैं और इसको भी गलत करते हैं। नेक्स्ट है टू मच सीरियसनेस। अब देखो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हार्डन्स द वर्ड, बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी दुनिया को बहुत ज्यादा कठिन कर देती है। तो टू मच ये गलत है। देखो टू हो गया प्रेपोजिशन, हमको प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए एडवर्ब। टू मच तो टी डबल हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीरियसनेस। देखो टू तो हो गया प्रेपोजिशन, अरे प्रेपोजिशन से सेंटेंस थोड़े स्टार्ट होता है, प्रेपोजिशन थोड़ा चाहिए हमको, हमें तो चाहिए एडवर्ब। देखो सीरियसनेस, टू मच सीरियसनेस, कैसे सीरियसनेस, टू मच, तो टू मच बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा जो होता है वो एडवर्ब होता है और टू बनता है वो, तो सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो सकता है, प्रेपोजिशन से सेंटेंस थोड़ा स्टार्ट होता है। मैं ये थोड़ा बोलूंगा विद माय फ्रेंड्स, विद माय फ्रेंड्स, तुम बोलोगे सर विद माय फ्रेंड्स क्या है भाई, ये विद माय फ्रेंड्स क्या है, ये अपने प्रेपोजिशन से क्यों स्टार्ट किया, प्रेपोजिशन से सेंटेंस थोड़ा स्टार्ट होगा वहां पे। हम बोले बहुत ज्यादा सीरियसनेस, तो बहुत ज्यादा का मतलब टू नहीं होता है, टू का मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता है, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा, टू का मतलब होता है बहुत ज्यादा। और हम वहां पे बहुत ज्यादा की बात कर रहे हैं, एडवर्ब की बात कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री।
तो टू मच सीरियसनेस वहां पे हो जाएगा। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं। वैसे तो अगर कोई और टीचर होता तो तुरंत आंसर बता के आगे कट लेता, आगे निकल जाता, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से बता रहा हूँ। और ये पूरी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट है और यूट्यूब में, टेलीग्राम में सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट तुमको मटेरियल दिया है। द बॉय हुज द सिस्टर इज इल हैज लेफ्ट, तो वो लड़का जिसकी बहन बीमार है वो जा चुका है। तो हुज द सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है, हुज सिस्टर जिसकी बहन, डायरेक्ट बोलो जिसकी बहन, दा लगाने की जरूरत है नहीं वहां पे, हुज द सिस्टर। और वैसे भी तुम्हें एक चीज पता है, ये जो हुज है वो पोजेसिव है, एडजेक्टिव है, और पोजेसिव एडजेक्टिव के बाद डायरेक्ट नाउन आता है, बीच में कोई आर्टिकल नहीं आता। अगर किसी को कॉन्सेप्ट लिखना है तो लिख सकता है पोजेसिव एडजेक्टिव वो होते हैं जो अधिकार दिखाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट नाउन आता है, बीच में कोई आर्टिकल वगैरह नहीं आता है, कोई भी चीज नहीं आएगी बीच में। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दो, अरे भैया बिल्कुल दूंगा। जैसे अगर मैं बोलूंगा माय द फादर, तो माय द फादर बोलूंगा मैं, तो बोलोगे नहीं सर माय फादर बोलो डायरेक्ट। अरे जिस पर अधिकार दिखा रहे हो माय, मेरा क्या, मेरे पिताजी, तो जब अधिकार किसी चीज में दिखाते हैं तो उसके बाद नाउन डायरेक्ट आता है, बीच में कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं होती है वहां पे। माय फादर बोलो डायरेक्ट, माय हाउस, माय ब्रदर, माय अ ब्रदर, माय द ब्रदर, ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो हुज सिस्टर बोलोगे, ना कि हुज द सिस्टर। क्लियर है? तो जब किसी चीज में अधिकार दिखाते हैं तो जिस चीज में अधिकार दिखाना होता है वो डायरेक्ट बाद आता है। हुज अधिकार दिखा रहा है जिसकी सिस्टर, तो डायरेक्ट नाउन आएगा, बीच में कोई आर्टिकल वगैरह नहीं आता है। बस सिंपल है। द स्पेस एजेंसी वांटेड टू टेस्ट, स्पेस एजेंसी टेस्ट करना चाहती थी। पास्ट की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज को देखते हुए चलेंगे तभी तुम्हें समझ पाएगा एरर कैसे करते हैं। विद अ चिंप, एक चिंप से, चिंपैंजी होता है, बिफोर ऑर्बिटिंग अ एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट की साउंड तो आ से आ रही है तो ए होगा कि एन होगा, बताओ जल्दी से, एन एस्ट्रोनॉट। तो यही तो है सिंपल तुम्हारे आर्टिकल्स का एरर, कि जब अ की साउंड आएगी तो एन करेंगे, और जब का खा गा व्यंजन की कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी तो वहां पे हम ए लगा देंगे। तो बस यही है हमारा आंसर, बिफोर एन एस्ट्रोनॉट। और अगर किसी को आर्टिकल की क्लास देखनी है तो बेसिक ग्रामर की सीरीज में जाना, वहां पे ऐसी धमाकेदार क्लास करवाई है ना, ये ए और एन का कॉन्सेप्ट तो ऐसा उड़ा दिया है मैंने, मजा आ जाएगा तुम्हें। इफ ही हैड पेड अटेंशन, अगर वो अटेंशन ध्यान दे चुका होता अनाउंसमेंट में तो उसकी ट्रेन मिस नहीं होती। तो देखो ये है कंडीशन कि अगर वो ध्यान देता, तो कंडीशन है हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, और जब कंडीशन पास्ट परफेक्ट में होती है तो रिजल्ट होता है वुड कुड के साथ हैव के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ा है, जब कंडीशन होती है पास्ट परफेक्ट हैड के साथ थर्ड फॉर्म तो उसका रिजल्ट होता है वुड कुड के साथ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो ही हैड नॉट मिस द ट्रेन, तो ही हैड नॉट नहीं होगा, यहां पे कर रहा हूं मैं, ही वुड नॉट हैव मिस द ट्रेन, ये होगा इसका आंसर, राइट। तो इसका मतलब है ही हैड नॉट बी पार्ट में एरर है। अगर वो सुन चुका होता, अटेंशन दे चुका होता तो अपनी ट्रेन मिस नहीं कर चुका होता, तो वुड कुड के साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये होता है कंडीशनल सेंटेंस है, सिंपल है। हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि अगर वो ऐसा नहीं किया होता तो ऐसा नहीं हुआ होता, मतलब उसने अनाउंसमेंट पे ध्यान नहीं दिया और उसकी ट्रेन मिस हो गई। इसको बोलते हैं पास्ट इमेजिनेशन। तुम्हारा सब्जेक्टिव मूड आता है, इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ही इज द बेटर लुकिंग हीरो इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, वो एंटायर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बेटर है कि सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है। तो अब तुम्हें चार ऑप्शन है और बताना है कि सबसे सही कौन सा है। देखो जरा, दा के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है, गुड तो हो गया, पॉजिटिव डिग्री, तो दा के साथ तो सुपरलेटिव डिग्री आती है, पॉजिटिव डिग्री तो नहीं आती है, तो ये तो गलत हो गया। ही इज द बेस्ट लुकिंग हीरो मोर देन, तो तुमने सुपरलेटिव डिग्री भी लगा दी बेस्ट, और तुमने मोर देन कंपेरेटिव डिग्री भी लगा दी, एक ही इंसान के दो दो डिग्रियां यूज कर दी, ये भी गलत हो गया। ही इज द गुड, द आर्टिकल के साथ कभी भी पॉजिटिव डिग्री गुड नहीं आती, द आर्टिकल के साथ हमेशा बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री आती है। ही इज द बेस्ट, इसका मतलब ए हमारा आंसर हो जाएगा। ही इज द बेस्ट लुकिंग हीरो इन द एंटायर फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म इंडस्ट्री में वो सबसे बेस्ट है, तो पूरी ग्रुप में से सिलेक्शन कर रहे हैं उसका कि वो सबसे बेस्ट है। और द आर्टिकल के साथ सुपरलेटिव डिग्री आती है हमेशा, ना पॉजिटिव आती है, और ये तो दो डिग्रियां उसने साथ कर दी, वो बेस्ट भी है और वो मोर देन भी है। इसका क्या लॉजिक हुआ भाई है? इसका क्या लॉजिक हुआ रे? व्हेन निशा विल हैव फिनिश्ड हर टास्क, निशा अपना टास्क कब फिनिश कर चुकी होगी? जब हम अब देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सबको पता है ये सेंटेंस कैसा है, जरा सबके चिल्ला के बोलो, सबके सब इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले आता है WH वर्ड व्हेन, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, और तब जाके सब्जेक्ट आता है, इन्वर्जन लगता है। निशा विल नहीं, विल निशा, निशा विल नहीं, विल निशा। तो व्हेन विल निशा हैव फिनिश्ड हर टास्क,
तो याद रखना, जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है तो देखो तुम बोलोगे सर कैसे होता है, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। व्हाट योर नेम इज, ये होता है क्या बताओ, ये सही है? व्हाट योर नेम इज, ये है WH वर्ड, ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो व्हाट योर नेम इज होता है या व्हाट इज योर नेम होता है? तुम बोलोगे नहीं सर ये तो हो गया गलत, हम बोलते हैं व्हाट इज योर नेम। ये तो बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो मैं बेसिक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं ताकि सब बच्चे समझ पाए। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहले WH वर्ड आता है, WH वर्ड मतलब वो होता है जो WH से स्टार्ट हो, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब और तब जाके हमारा आता है सब्जेक्ट। तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तब जाके सब्जेक्ट आता है, ना कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तब जाके सब्जेक्ट आता है। तो WH वर्ड के बाद पहले हेल्पिंग वर्ब आती है तब जाके वहां पे सब्जेक्ट आता है। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा हो जाता है बस। तो हमारा बी पार्ट में एरर हो जाएगा। देखो तो हर एक चीज तुम्हें बिल्कुल अच्छे से बताते हुए चल रहा हूं, ऐसे क्लासेस तुम्हें कहीं मिलेगी नहीं वैसे। माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेजिडेंस। मेरी बेटी को इनवाइट किया गया था लंच पे जो कि गवर्नर के द्वारा उनके घर में किया गया था अरेंज। तो माई डॉटर वॉज इन्वाइटेड टू लंच नहीं, टू द लंच, क्योंकि अब कौन सा लंच की बात कर रहे हैं, जो कि गवर्नर के घर में हुआ, उन्होंने अरेंज किया, तो डेफिनेट लंच की बात कर रहे हैं। और जब डेफिनेट लंच की बात करें तो फिर वहां पे द आर्टिकल आता ही आता है आगे। हम डेफिनेट लंच की बात करें कि उसे बुलाया गया लंच में, कौन से लंच पे, जो कि गवर्नर ने अपने घर में अरेंज किया, तो द लंच होगा वहां पे। जब भी कोई चीज डेफिनेट होती है तो डेफिनेट आर्टिकल द वहां पे आता है। आर्टिकल चैप्टर का एरर है। द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट फ्रॉम, अरे कंसिस्ट फ्रॉम नहीं, कंसिस्ट ऑफ, प्रेपोजिशन का एरर है, हमेशा कंसिस्ट के साथ आता है ऑफ। न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ मतलब उसमें है कौन कौन से हैं, सेवरल फीचर्स एंड टूल्स, बहुत सारे फीचर्स हैं और टूल्स हैं। तो ये तुम्हारा सिंपल प्रेपोजिशन का एरर हो गया। कंसिस्ट के साथ हमेशा और हमेशा ऑफ आता है। कंप्राइज ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, ये फिक्स्ड हैं जो हमेशा आते हैं। बिवेयर ऑफ, इफ यू वर्क हार्ड यू सिक्योर गुड मार्क्स, कंडीशनल सेंटेंस है। एक है कंडीशन, अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो उसका रिजल्ट क्या है, तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। तो कंडीशन और रिजल्ट, एक तो हो गया कंडीशन पार्ट, एक हो गया रिजल्ट पार्ट। जब कंडीशन पार्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्क हार्ड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो रिजल्ट होता है विल शेल के साथ, यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे विल होगा, यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, तो यू विल सिक्योर गुड मार्क्स, तो ये डी पार्ट में एरर हो जाएगा। कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो रिजल्ट होता है विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लोगे। क्लियर है? बस इतना इजी है, तुरंत हो गया। कंडीशनल सेंटेंस तो तुमने पढ़ा ही होगा। When I was in high school, जब मैं हाई स्कूल में था, अब हम पास्ट की बात करें, जब मैं हाई स्कूल में था, पार्टिसिपेटेड, आई पार्टिसिपेटेड इन सेवरल एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, तो मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया, सच एज द डिबेट टीम एंड द स्कूल न्यूज़पेपर, डिबेट टीम और स्कूल न्यूज़पेपर भी किया, विच हेल्प मी डेवलप माई कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल, जिसने मेरी हेल्प की राइटिंग स्किल और कम्युनिकेशन को डेवलप करने में। अब तुम सबको पता है हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वॉज पास्ट की बात है, आई पार्टिसिपेटेड पास्ट की बात कर रहे हैं, डिबेट में टीम में, जिसने कि मुझे हेल्प की, प्रेजेंट नहीं, ये इसको भी पास्ट में करो, तो देखो विच हेल्प मी डेवलप, ये पूरा गलत है असली में। अगर इसको करेक्ट किया जाए तो विच हेल्प्ड मी, जिसने मेरी मदद की, तो इसको भी पास्ट में करेंगे विच हेल्प मी, और डेवलप को नहीं डेवलप करेंगे, डेवलप नहीं डेवलप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो हर एक चीज पास्ट की बात कर रहे हैं, तो जो मेरी मदद करता है नहीं, जिसने मेरी मदद की थी, तो पास्ट की बात करेंगे तो विच हेल्प्ड मी। और डेवलप गलत है, डेवलप आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तुम बोलोगे सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आएगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों लिखी आपने, इसको भी पास्ट में करो। देखो इसको पास्ट पे इसलिए नहीं किया, पहली बात तो ये वर्ब नहीं है, इसलिए उसका पास्ट होगा नहीं। वर्ब है हेल्प, ये है वर्ब, तो इसको पास्ट में किया हमने। दूसरी बात याद रखना, जब भी तुमको वर्ब दिखे, लेट, बिड, हेल्प, मेक, तो ये वर्ब्स हमेशा अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे हेल्प है तो हेल्प अपने साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, याद रखना। और मेन वर्ब हेल्प है तो हेल्प को चेंज करेंगे। डेवलप कोई वर्ब नहीं है तो उसको पास्ट में नहीं करेंगे, ये कोई वर्ब थोड़ा है। क्लियर हुआ? जिसने मेरी मदद की डेवलप करने में मेरी कम्युनिकेशन स्किल को, तो यहाँ पे डेवलप करना है, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, वर्ब नहीं है वो, जो उसको भी पास्ट में कर देंगे, उसको प्रेजेंट में रखेंगे, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। तो विच हेल्प्ड मी, पास्ट की बात करें तो हर एक चीज को पास्ट में लिए, तो विच हेल्प मी, लो आए ना मजा। इसलिए हर एक चीज को सही से सुनते हुए चलोगे, तो समझते हुए चलोगे तो मजा आएगा। और नहीं अगर ऐसे रटना है तो भैया तुम्हारी मर्जी है,
रटना होगा तो मेरे को तो और कम टाइम लगेगा फिर क्लास में, जितना अभी इतनी क्लास में पढ़ा रहा हूँ मुझे तो 10-10 सेकंड में निपटा दूंगा मैं। द कोलोरा, अच्छा द कोलरिया इज अ फ्राइटफुल डिसीज। अच्छा जो कोलरा है वो फ्राइटफुल डिसीज है। अब किसी भी डिसीज के नाम के आगे कभी भी दा नहीं आता है तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, आर्टिकल का एरर है। कोई भी बीमारी हो, क्योंकि बीमारी का नाम है कोलरा, चाहे मैं बोलूंगा मलेरिया, अगर मैं ऐसे बोलूंगा द मलेरिया, इसके आगे भी दा नहीं लगा सकता हूं, क्योंकि ये सब के सब प्रॉपर नाउन है, इन सब के नाम है। और किसी भी चीज का नाम जो होता है वो डेफिनेट होता है, तो उसका आगे डेफिनेट आर्टिकल दा लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं लूंगा द अमन, तो द अमन बोलने की जरूरत नहीं है, अमन उसका प्रॉपर नाम है। और जो किसी भी चीज का प्रॉपर नाउन होता है वो पहले से ही डेफिनेट होता है, और जब पहले से डेफिनेट है तो फिर दा लगा के उसको अलग से डेफिनेट बनाने की फिर से जरूरत नहीं है, पहले से डेफिनेट है वो। तो कोई भी बीमारियां होती है वो बीमारी का कोलरा नाम है, और नाम है तो डेफिनेट है, और डेफिनेट है तो दा लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जो द होता है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं कॉमन नाउन के साथ आता है, जैसे द बॉय, द गर्ल। लेकिन अमन, रश्मि, इनके आगे दाने लगाता हूं मैं क्योंकि पहले से डेफिनेट है। तो ये इसके पीछे का लॉजिक होता है, मैंने अच्छे से बताया है आर्टिकल के क्लास में। द ट्विन आर ऑफन टोल्ड दैट दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर। जो ट्विन होते हैं, जो जुड़ा लोग होते हैं, ऐसा ऑफनली कहा जाता है कि जो जुड़ा होते हैं वो सेम सेम दिखते हैं। अब सुनो, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ये टोल्ड है तो दे आर का दे वर कर दो। गलत, हम बोल रहे हैं जो जुड़वा है, अक्सर ऐसा कहा जाता था कि वो दोनों के दोनों सेम ही दिखते हैं, जुड़वा सेम दिखते हैं। तो ये जो है बात, ये एक जनरल बिलीफ है, याद रखो, ये बात जनरल बिलीफ है। मतलब सबका ऐसा मानना होता है, सबको पता होता है कि भाई अगर कोई ट्विन है, जुड़वा है, तो सेम ही दिखता होगा। तो जो जनरल बिलीफ होता है उसको भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखेंगे तो दे आर रिजेंबलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे रिजेंबल। सब्जेक्ट है प्लूरल तो उसका अकॉर्डिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, सिंपल प्रेजेंट। कि जो जुड़वा होते हैं ऐसा माना जाता है कि वो दोनों के दोनों सेम ही होते हैं। क्लियर है? तो ये एक जनरल बिलीफ है। अगर मैं बोलूंगा भाई वो दोनों जुड़वा है, ट्विंस है, तो तुमको ऐसे तो लगेगा, ऐसे तो बिलीफ जाएगा कि ये दोनों दोनों सेम होंगे। तो ये जो जनरल बिलीफ होता है, जो सबका मानना होता है, तो वो मानना पहले भी था, अभी भी है, और बाद में भी रहेगा। तो इसलिए वो चीज चेंज तो नहीं हो सकती है, जनरल बिलीफ है सबका, तो इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट पे लिखते हैं। तो आर रिजेंबलिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं, दे रिजेंबल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो रिजेंबल आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई। इसका मतलब हमारा एरर था ए, बी और सी पार्ट में, और सी पार्ट दिया है स्टार्टिंग में, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, और इसी क्लास से वो पढ़ रहे हैं, तो उनको भी साथ लेके हुए चल रहा हूँ। और बहुत सारे हिंदी मीडियम वाले भी बच्चे होते हैं, तो उनको भी बड़ी दिक्कत आती है। बेबल इज अ ओल्डेस्ट मेंबर इन अवर ब्लैक आइस क्लब। तो ब्लैक आइस क्लब में बेबल सबसे पुराना मेंबर है, तो ओल्डेस्ट है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। और सुपरलेटिव डिग्री के आगे अभी मैंने करवाया था, कौन सा आर्टिकल आता है हमेशा? द आर्टिकल आता है, ये नहीं आता है। तो यहाँ पे डी पार्ट में एरर हो गया। ये तुम्हारा सिंपल सा है, CHSL में आया है तुम्हारे, आर्टिकल क्या एरर है। ही फाइनली रिकॉल्ड दैट, उसने फाइनली रिकॉल्ड किया, पास्ट की बात करें, रिकॉल्ड किया, याद किया, दैट थीव्स हैव लीव फ्रॉम द फ्रंट डोर, कि यार चोर फ्रंट डोर से गए थे। तो याद किया उसने, पास्ट की बात करें, तो अगर पास्ट की बात करें तो प्रेजेंट नहीं आएगा, इसका भी पास्ट करो, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट हो जाएगा इसका, सिंपल। जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हर एक चीज को पास्ट में शिफ्ट करेंगे, हैव तो प्रेजेंट होता है। और जब हम पास्ट की बात करें, उसने रिकॉल्ड किया, उसको याद आया था कि यार चोर तो पीछे के दरवाजे से गए थे, तो पहले चोर जा चुके थे, तब जाके उसको याद आया, तो ये घटना घट चुकी थी, तो पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद उसको याद आया तो सिंपल पास्ट। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा तुम ऐसे भी कर सकते हो कि भाई जब पास्ट की बात कर रहे हैं तो हैव का पास्ट हैड करेंगे, और हैड अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेता है तो लेफ्ट आ जाएगा उसके साथ। तो डिटेल बहुत है, जैसे तुम्हें पसंद आए तुम वैसे कर सकते हो। और अगर किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है तो तीसरे तरीके से भी इसको कर सकते हो कि भाई जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तो हैव लीव नहीं आता है, हमेशा हम प्रेजेंट परफेक्ट का नहीं, पास्ट परफेक्ट का ही यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट आता ही नहीं कहीं भी। ऐसे भी तुम कर सकते हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आता है, पास्ट परफेक्ट ही आता है, या तो सिंपल पास्ट आता है। पास्ट में हर चीज को लिखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का तो इनडायरेक्ट स्पीच में यूज ही नहीं करते हैं। तो जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको समझ पा रही होगी बातें, बाकी बोलेंगे सर क्या बोल रहे हैं आप, हमारे तो सर के ऊपर से जा रही बातें। ही लिव्स इन 45 स्ट्रीट विद हिज फैमिली, वो 45 स्ट्रीट में रहता है अपनी फैमिली के साथ। तो जब डेफिनेट लोकेशन गिवन है, डेफिनेट लोकेशन जब गिवन होती है तो डेफिनेट लोकेशन के साथ सबको पता है, प्रेपोजिशन चैप्टर सबने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है इतनी शिद्दत से, इन नहीं आता है, एट आता है। जब भी डेफिनेट लोकेशन होती है तो एट आता है, और जो लार्जर एरिया होते हैं उनके इन आता है। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दे तो मजा आ जाता।
तो एग्जाम्पल अभी देता हूं, देखो जरा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आई लिव इन वैशाली नगर इन दिल्ली। मैं दिल्ली में वैशाली नगर में रहता हूं। तो जो गधा होगा उसको लगेगा सही तो लिखा है, मैं वैशाली नगर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, तो इन दो बार आ रहा है। नहीं, जो बड़ी प्लेस है, लार्जर एरिया है, तो लार्जर एरिया के लिए तो आता है इन, लार्जर एरिया के लिए उसके लिए तो इन आता है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में कहाँ पे, किस जगह पे, वैशाली नगर पे। और जो डेफिनेट लोकेशन होती है कि दिल्ली में, दिल्ली तो बहुत बड़ा है, लेकिन डेफिनेट लोकेशन वैशाली नगर पे, तो पे का सेंस देता है एट, डेफिनेट लोकेशन पे। आई लिव एट वैशाली नगर इन दिल्ली, दिल्ली में रहता हूं, वैशाली नगर पे रहता हूं। तो जब डेफिनेट लोकेशन आती है तो एट आता है, और जब लार्जर एरिया आता है, बड़ा एरिया, तो उसके लिए इन आता है। अब तुम्हें समझ पा चुका है, हम बोल रहे हैं मैं 45 चर्च स्ट्रीट पे रहता हूं, तो एट। अब इन वॉशिंगटन, इन अमेरिका, जो भी होगा वो, क्लियर है। तो ये तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट बनता है। मैं साइड हट रहा हूं ताकि तुम्हें अच्छे से दिख जाए। लो भैया एक बार देख लो अच्छे से उसको। ही सैंग ब्यूटिफुली, उसने बहुत ही ब्यूटिफुली गाना गाया। बट द जजेस वर अनइम्प्रेस एट द एंड, लेकिन जज लास्ट में अनइम्प्रेस रहे। अब सुनो ध्यान से। बट द जजेस, यह है सब्जेक्ट, वर यह है वर्ब, वर, वर मतलब थे। अब ये स्टेटिव वर्ब है। देखो डिटेल में बता रहा हूं, एक होती है एक्शन वर्ब, एक होती है स्टेटिव वर्ब। अगर मैं लिखूंगा ही कुक्ड फूड, तो जो कुक्ड है वो वर्ब है, और कैसी वर्ब है, एक्शन वर्ब, उसमें कोई एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं वर, जजेस थे, तो थे में तो कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो ये स्टेटिव वर्ब है। और स्टेटिव वर्ब हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेती है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लेती है, एडजेक्टिव। और इम्प्रेस, एडजेक्टिव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं बनता है, एडजेक्टिव हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है, इसलिए इम्प्रेस्ड होगा वहां पे, थर्ड फॉर्म आएगी, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसका मतलब हमारा बी पार्ट मैरिज हो जाएगा। देखो फिर से बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि बोलेंगे सर क्या हुआ। सुनो मैं फिर बता रहा हूँ, स्टेटिव वर्ब जो होती है, स्टेटिव वर्ब मतलब जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। तो जज थे, इसमें कोई एक्शन थोड़े हो रहे थे। तो जो स्टेटिव वर्ब होती है हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेती है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, यही दोनों फॉर्म है जो एडजेक्टिव का काम करती है। तो एडजेक्टिव का काम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंप्रेस नहीं, थर्ड फॉर्म इंप्रेस्ड करेगी। समझ पाया? हाँ जी, अब आ गया होगा। जैसे मैं बोलूंगा आई एम शॉक, आई एम शॉक, तो तुम बोलोगे सर आई एम शॉक सही है क्या? नहीं है, गलत है। क्यों? क्योंकि ये है सब्जेक्ट, ये है स्टेटिव वर्ब, मैं हूं, इस पे कोई एक्शन थोड़े हो रहा है, मैं हूं। तो ये स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब अपने बाद एडजेक्टिव देती है, और एडजेक्टिव शॉक फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म बनती, तो आई एम शॉक्ड ये बोलेंगे हम, थर्ड फॉर्म बनेगी एडजेक्टिव, आई एम शॉक्ड, मैं शॉक्ड हूं। अब समझ पाया? ये है हमारा आंसर। अब तुम्हें क्लियर हो गया होगा, तो उसको नोट करते रहो, और अपनी कॉपी में जब तुम इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझ लोगे, तो भाई तुम्हें उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो ना आए। राधिका इज नॉट केपेबल ऑन, बहुत इजी है, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। केपेबल के साथ ऑन नहीं ऑफ आता है, केपेबल ऑफ फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, केपेबल हमेशा अपने साथ ऑफ लेता है, तो ऑफ आ जाएगा वहां पे। देखो कौन सा पार्ट है बताए भी है वहां पे, कौन सा पार्ट सही है, तो केपेबल ऑफ। क्लियर है? बस हाँ ठीक है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड अ सन, अभी तो हमने क्या था, अर्थ दुनिया में एक ही है, हेवनली बॉडी है, तो अपने आगे दा लेती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। वैसे ही सन भी एक ही है दुनिया में, और अपने आगे ए नहीं क्या लेगा, दा लेगा, द सन। जो हेवनली बॉडीज होती है और दुनिया में एक ही होती है, वो हमेशा अपने बाद दा लेती है। यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसको मैं ऐसे करता हूं, ये है अर्थ और ये है सन, तो इस वाले पार्ट में एरर है, डी। नेक्स्ट, व्हेन मयंक केम, जब मयंक आया, आई शैल गो विद हिम टू द सर्कस, तो मैं उसके साथ सर्कस जाऊंगा। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन है जब मयंक आएगा, कंडीशन तो मैं उसके साथ जाऊंगा। रिजल्ट, तो जब रिजल्ट होता है विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो कंडीशन होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स। व्हेन मयंक कम्स, जब मयंक आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगा, तो ये है कंडीशन, ये है रिजल्ट। जब रिजल्ट होता है सिंपल फ्यूचर में, तो कंडीशन होती है सिंपल प्रेजेंट में, पास्ट पे नहीं प्रेजेंट में। तो व्हेन मयंक कम्स, मयंक सिंगुलर है तो कम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे। क्लियर है? तो ये तो बहुत इजी सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस तुमने पढ़ा ही होगा, बहुत इजी है। इन कोर्स बाय टाइम, अरे इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता है, इन कोर्स ऑफ टाइम होता है। इन कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ। ही वॉज वाइस इनफ टू रियलाइज, वो इतना
इंटेलिजेंट बुद्धिमान हो गया था कि उसे अपनी गलतियों का एहसास हो पास्ट में की। तो इन कोर्स ऑफ टाइम होता है समय के साथ, इन कोर्स बाय टाइम नहीं होता है। बाय का मतलब तो किसी के द्वारा, समय के द्वारा कोई काम थोड़े हो रहा है। इन कोर्स ऑफ टाइम, इस एक हमारा फिक्स्ड फ्रेज है जो कि फिक्स होता है हमेशा। तो इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसे इन अ डायलेमा होता है, लूज हर्ट, ये सब। तो इन कोर्स ऑफ टाइम तुम्हारा प्रेपोजिशन चैप्टर का एरर है। अब आई लाइक माई पपीज, मैं अपने पपीज को पसंद करता हूं। मैक एंड मैट, मैक और मैट को भी पसंद करता हूं, बट आई लाइक मैट बेस्ट, लेकिन मैट को बेस्ट पसंद करता हूं। अब ये 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही है। देखो, आई लाइक पपीज, मैक एंड मैट, बट आई लाइक मैट मोस्ट। मोस्ट कैसे लिख दिया? अगर ये सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका आगे दा भी तो आना चाहिए था, तो गलत हो गया। आई लाइक मैट द मोस्ट होता तो बात होती। बट आई लाइक मैट मच, आई लाइक मैट मच, मच का क्या सेंस है भाई? मच तो आता नहीं है कंपेरिजन के लिए। आई लाइक मैट मच नहीं। बट आई लाइक मैट द बेस्ट, लेकिन मैट को द बेस्ट मानता हूं मैं, द बेस्ट। अरे तो भाई किसी ग्रुप से कोई थोड़ी कंपैरिजन कर रहे हैं हम, तो कंपैरिजन 2 व्यक्तियों का कर रहे हैं। और जब 2 व्यक्तियों का कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं, कंपैरेटिव डिग्री आती है, बेटर। हम कंपैरिजन पपीज के साथ नहीं कर रहे हैं, हम कंपैरिजन मैक और मैट का कर रहे हैं कि मैक और मैट पसंद है मुझे, लेकिन मैट ज्यादा पसंद है मैक से। पपीज अलग है, पपीज से कंपैरिजन नहीं हो रहा है। कंपैरिजन हम किसी जानवर से नहीं करते हैं, इंसानों का। इन 2 इंसान है, 2 इंसान का कंपैरिजन कर रहे हैं कि भाई मैक और मैट पसंद है, पपीज भी पसंद है, लेकिन मैक और मैट में से मुझे मैट ज्यादा पसंद है। तो जब 2 लोगों का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती है वहां पे। याद रखना। लोग क्या सोचते हैं, 3 लोगों का कंपैरिजन हो रहा है, पपीज, मैक, मैट, तो जब 3 लोगों का कंपैरिजन होता है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है। अरे भैया, पपीज का कंपैरिजन कैसे करेगी इंसान से? भाई मुझे कुत्ता पसंद है, मुझे तुम 2 भी पसंद हो, लेकिन तुम सब में से मुझे तू पसंद है या कुत्ता पसंद है। इंसान का कंपैरिजन जानवरों से नहीं होता है। हम 2 इंसान का कंपैरिजन कर रहे हैं, जानवर को अलग हमने रखा है वहां पे। अब समझ पाया? और जब 2 का कंपैरिजन होता है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है, बेटर। इसका मतलब ए आंसर हमारा राइट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि भाई इतना अच्छे से एक्सप्लेन करना किसी भी चीज को, इतना टाइम लेके, ये तो भाई ऑफलाइन में पॉसिबल हो सकता है, ऑनलाइन में तो फिर बच्चे हैं। बट मैं वैल्यू दे रहा हूं तो अच्छी बात है। द कंपनी वाज स्यूड, कंपनी पे केस किया गया था। देखो पास्ट की बात करें, कंपनी पे केस किया गया था फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करने के लिए। बट इट स्टिल डिनाइज एनी रॉन्ग डूइंग, लेकिन अभी भी वो कोई भी गलती मानने से इनकार करती है। अब देखो, तुम्हारे बड़े बड़े जो टीचर्स है ना, सच बता रहा हूं, और जो अगर तुम किसी ऑनलाइन साइट पे जाओगे या किसी बुक से पढ़ोगे तो उस पर भी बहुत बार इसका आंसर गलत होता है, और बड़े बड़े टीचर गलत करवाते हैं। तुम देख लेना इस क्वेश्चन को। लोग बोलते हैं ये पास्ट की बात है तो डिनाइज को भी पास्ट में कर देंगे, इसका कर देंगे डिनाइड, पास्ट में कर देंगे। ये बहुत सारे टीचर करवाते हैं, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? हम बोल रहे हैं कंपनी पे केस किया गया था क्योंकि उसने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया था, तोड़ा था। बट इट स्टिल मतलब अभी भी वो डिनाई करती है। इट स्टिल डिनाइज नहीं होगा, सॉरी, डिनाइड नहीं होगा, डिनाइज होगा, प्रेजेंट पे आएगा। ये सही है। हम प्रेजेंट की बात करें, स्टिल का मतलब है प्रेजेंट, अभी भी वो इनकार करती है, ना कि अभी भी स्टिल वो इनकार करती थी। स्टिल के साथ तुम पास्ट कैसे कर दोगे? स्टिल का मतलब तो होता है अभी भी काम चल रहा है, स्टिल तो हमेशा प्रेजेंट के लिए आता है कि भाई जैसे बोलूंगा ही इज स्टिल डूइंग हिज वर्क, अभी भी वो अपना काम कर रहा है। तो स्टिल का मतलब है काम अभी भी जारी है, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। और जब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो फिर डिनाइज तो आएगा, डिनाइड कैसे आ जाएगा? तो बहुत सारे टीचर जो हैं वो तुम्हें गलत आंसर करवाते हैं, तो मैं बता भी रहा हूँ। लोग टीचर बोलते हैं वर्स है तो उसको भी डिनाइड पास्ट में कर दो। नहीं, हम बोल रहे कंपनी पे केस किया गया था पास्ट में, लेकिन अभी तक भी वो रॉन्ग डूइंग्स, अपनी गलती को नहीं मानती है, तो स्टिल है, तो डिनाइज होगा वहां पे। इट है ना, कंपनी सिंगुलर है इट, तो इट के साथ डिनाई नहीं आएगा, वर्ब की 5th फॉर्म आएगी। इट जब सब्जेक्ट होता है तो इट स्टिल डिनाई, डिनाई नहीं, वर्ब की प्लूरल फॉर्म नहीं, वर्ब की सिंगुलर फॉर्म डिनाइज आएगा वहां पे, सिंगुलर फॉर्म आएगी वर्ब की 5th फॉर्म। सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आएगी वहां पे, सिंगुलर फॉर्म। समझ पाया? पास्ट की बात थोड़े करेंगे। तो बहुत सारे टीचर गलत करवाते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, जो कि मेरा काम है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट है सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द ही आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, पॉलिसी है। तो इज अ बेस्ट नहीं, इज द बेस्ट। हमेशा बेस्ट जो होता है सुपरलेटिव डिग्री, सबको पता है, हैवीएस्ट, फैटेस्ट, मोस्ट, तो इन सब के आगे द आता है। The current state of literature on the efficacy under cognitive behavior therapy for individual। अब देख सुनो, आराम से तुम इसको पढ़ते रहना, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हम बोल रहे हैं जो करंट अभी स्टेट है, अवस्था है लिटरेचर की, साहित्य की, ऑन द इफिकेसी अंडर
कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इफिकेसी अंडर या इफिकेसी ऑफ? इफिकेसी मतलब होता है किसी चीज की क्षमता, योग्यता। तो क्षमता किसी चीज की होती है, तो इफिकेसी ऑफ, जैसे मैं बोलूंगा आई लाइक द इफिकेसी ऑफ राम, मुझे राम की क्षमता पसंद है ना। तो इफिकेसी ऑफ होता है अंडर होता है, किसी की क्षमता के अंदर, अंदर थोड़ा होगा, तो इफिकेसी ऑफ होता है प्रेपोजिशन का एरर है, फिक्स है, सिंपल। तो इफिकेसी ऑफ होगा वहां पे, ऑन नहीं होगा। क्लियर है? ऑन अंडर ये सब का सब थोड़ा है। द रिच शुड हेल्प पुअर। अब सुनो, हम बोल रहे हैं अमीरों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, सही है। द रिच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिच। जब किसी रिच है एडजेक्टिव, जब एडजेक्टिव के आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं तो वो ग्रुप ऑफ पीपल को बताता है। द रिच मतलब ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिच। द ऑनेस्ट, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, देखो ऑनेस्ट तो हो गया एडजेक्टिव, और अगर मैं इसके आगे द लगा दूं एडजेक्टिव के आगे द ऑनेस्ट, तो द ऑनेस्ट का मतलब अब बन गया ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ऑनेस्ट, वो लोग जो ईमानदार है, ईमानदार लोगों का ग्रुप। तो हम बोल रहे हैं द रिच मतलब वो लोग जो अमीर होते हैं उनको गरीब की मदद करनी चाहिए। एडजेक्टिव, गरीब की मदद करनी चाहिए, गरीब, अरे द पुअर, गरीबों की, ग्रुप ऑफ पीपल बनाओ उसको भी, गरीबों की, द पुअर। जैसे अगर मैं बोलूंगा आई लाइक पुअर, मुझे पुअर पसंद है, तो ये तो एडजेक्टिव है, मुझे गरीब पसंद है। गरीब क्या? गरीब चीज, गरीब इंसान, क्या गरीब? तो आई लाइक पुअर कुछ तो लगाओ, तो इसलिए आई लाइक द पुअर बोलूंगा, गरीब लोग पसंद है। ऐसे ही अमीर लोगों को गरीब की मदद करनी चाहिए कि गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए? गरीब लोगों की, तो एडजेक्टिव क्या क्या द आर्टिकल लगाओ बस। तो इसका मतलब है पुअर में हमारा एरर है, द पुअर होगा वहां पे। आ रहा है ना मजा भैया? बताओ, समझ पा रहा है सबको? बिल्कुल कहानी फर्स्ट क्लास चल रही है यहाँ पे। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन समझ पे आ रही है और मजा आ रहा है तो भैया लाइक ठोक के मारो जरा सबके सब। ही वॉज दैट एंग्री दैट ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल। वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने टेबल पे बुक को पटक दिया। अब देखो दैट दैट दो दो बार भाई, ही वॉज दैट एंग्री, दैट नहीं, जो पेयर होता है वो होता है सो दैट का। वो इतना गुस्सा में था, इतना गुस्से में था कि, दैट का मतलब कि वो इतने गुस्से में था कि उसने बुक को पटक दिया टेबल में। तो दैट का पेयर नहीं होता है, सो दैट का पेयर होता है, सो दैट। ही वॉज सो एंग्री दैट, बस बी पार्ट में रहा है, ही वॉज सो एंग्री दैट। तो सो एज सो दैट, ये सब के सब पेयर होते हैं। लेकिन अभी हमको ये पता है भाई दैट का पेयर नहीं होता है, पेयर होता है सो दैट। वो इतना ज्यादा एंग्री था दैट कि, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट, ही कुड नॉट गो या वॉक फर्दर। इसको मैं तुम्हारे लिए अच्छे से लिखता हूँ, वॉक कर लेता हूँ जो तुम्हारे एग्जाम में आते ही है। वो इतना ज्यादा थक गया था, इतना ज्यादा वीक था कि वो आगे नहीं चल सकता था। तो हम क्या बोल रहे हैं, वो इतना ज्यादा था कि, तो सो के साथ दैट का पेयर आ रहा है, सो दैट। दैट मतलब कि जब किसी बात को एक्सप्लेन करना होता है तो सो दैट का यूज करते हैं, कि वो इतना ज्यादा कमजोर था कि वो आगे नहीं चल सकता था। ही वॉज सो वीक दैट ही कैन नॉट मूव फर्दर वे वॉक फर्दर, तो वैसे ही है, ही वॉज सो एंग्री दैट ही स्लैम्ड द डोर द बुक ऑन द टेबल। क्लियर है? बस तो सो दैट का पेयर आता है। आफ्टर वर्किंग सो मच, बहुत ज्यादा काम करने के बाद, इन द फील्ड्स यस्टरडे, फील्ड में, डिड यू टुक अ ब्रेक, क्या तुमने ब्रेक लिया? अब तुम सबको पता है एक चीज, जल्दी से आंसर बता दो। डू डज डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा फर्स्ट फॉर्म। तो टुक नहीं, टेक। नोट कर लो उसको, जब भी तुमको दिख जाए डू, डज, डिड और मॉडल्स, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल, नीड, तो इन सब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा हमेशा। बेस फॉर्म या बेर इन्फिनिटिव तुम उसको बोल सकते हो, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। क्लियर है? क्यों तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? अरे डिड ये पहले से पास्ट में कर दिया हमने, डू का पास्ट होता है डिड, तो जब पहले से पास्ट कर चुका है तो फिर टुक, फिर इसको भी पास्ट में कर दोगे? नहीं, तो इसलिए डू डज डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड यू टेक अ ब्रेक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। पास्ट पे हमने पहले से कर चुका है डिड यू, तो इसलिए फिर से टेक को पास्ट पे नहीं करेंगे। डू यू वांट टू विजिट अ जू, जू व्हेन यू गो टू अहमदाबाद, जब तुम अहमदाबाद में जाओगे तो क्या तुम जू में जाओगे? तो जू डेफिनेट जू है, कौन सा? जो अहमदाबाद का है, तो ए नहीं आएगा, द आएगा। डू यू वांट टू विजिट द जू, उस जू में जाना चाहोगे जो कि अहमदाबाद में है, तो डेफिनेट जू की बात कर रहे हैं अहमदाबाद के, तो फिर वहां पे डेफिनेट आर्टिकल द आ जाएगा। सुमन हैज ब्रॉट अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल। अब देखो शॉल तो एक ही है, और जब शॉल एक ही है तो उसके लिए अलग से ए लगाने की जरूरत नहीं है, जब आगे ए आ चुका है।
जैसे मैं बोलूंगा, एक एग्जांपल लेता हूं कि ही वॉज, मतलब वो जो लड़का है, ही वॉज, अच्छा ही इज करते हैं ना, प्रेजेंट पे बनाते हैं, ही इज इंटेलिजेंट एंड अ स्मार्ट। अब हम बात कर रहे हैं एक लड़के के बारे में, और ये जो दो क्वालिटी है वो एक ही लड़की की है, ये इंटेलिजेंट भी उसी लड़की की क्वालिटी है और स्मार्ट भी उसी लड़की की क्वालिटी है। तो जब एक ही लड़के के हम दो दो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो बात तो एक ही लड़के के बारे में कर रहे हैं, तो फिर अलग से दोबारा आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। ही इज इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट, वो इंटेलिजेंट भी है और स्मार्ट है, अलग से आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब यहाँ पे हम बोल रहे हैं सुमन हैज बॉट, सुमन ने एक खरीदा, एक ब्लैक और एक व्हाइट शॉल खरीदा, तो दोनों के दोनों शॉल सुमन ने ही खरीदे हैं। और जब सुमन ने ही खरीदे हैं तो ए जब हमने आगे एक बार लगा चुका है तो फिर दोबारा ए लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो ए है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अपने आप, तो दोबारा ए लगाने की जरूरत नहीं होती है। जब एक ही इंसान की बात करते हैं तो उसके लिए दो दो बार आर्टिकल नहीं आता है, आर्टिकल एक ही बार आता है। याद रखना, हमने हमेशा पढ़ा था आर्टिकल जो आता है वो हमेशा नाउन के लिए आता है, तो बोलोगे हाँ सर नाउन के लिए आता है, और नाउन की पोजीशन भी को भी बताता है, नाउन की क्वालिटी को भी, कि अगर आर्टिकल एक बार आ रहा है इसका मतलब एक नाउन है, अगर आर्टिकल दो बार आ रहा है इसका मतलब दो नाउन है। तो अगर एक इंसान की बात करें तो आर्टिकल एक ही बार आएगा, अगर दो इंसान की बात करें तो दो बार आर्टिकल आएगा, अगर तीन इंसान की बात करें तो तीन बार आर्टिकल आएगा। अभी हम सुमन एक इंसान की बात करें तो एक ही बार आर्टिकल आएगा। और हमने बोला अब ब्लैक एंड व्हाइट शॉल, एक शॉल खरीदा उसने, एक शॉल जो व्हाइट ब्लैक दोनों था, तो एक बार आर्टिकल लगाओ, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है, शॉल एक ही खरीदा है उसने इसलिए। तो हमारा किस पार्ट में रहता है भैया, अ ब्लैक एंड अ व्हाइट शॉल। शॉल एक है तो जब एक शॉल है तो उसके लिए एक ही बार आर्टिकल आएगा, एक नाउन के लिए एक ही बार आर्टिकल आएगा, दूसरी बार आर्टिकल नहीं आएगा वहां पे। अब तुम बोलोगे अरे सर अब तो समझ पा गया बिल्कुल एग्जांपल देके, आपने तो क्लियर कर दिया फंडा बिल्कुल। हमारा आर्टिकल चैप्टर का एरर था, वर दिस बॉय वॉशिंग हिज क्लोथ्स, क्या वो बच्चा अपने कपड़े धो रहा था। अब देखो सब्जेक्ट है हमारा दिस बॉय, सिंगुलर है सब्जेक्ट, सबके सब बताओ, एक लड़का है तो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो फिर वर क्यों आएगा, उसके लिए वज आएगा। ये तो सिंपल तुम्हारे टेंस का एरर हो गया। लो भैया, इतना इजी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गया मजा आ जाएगा। CHSL में तुम्हारे आया है क्वेश्चन, तो दिस बॉय एक लड़का है तो उसे एक लड़के के लिए वर का यूज कैसे करेंगे भाई, वर्स का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट है दिस बॉय तो उसके अकॉर्डिंग वर्स आ जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ये हेल्पिंग वर्ब आगे क्यों गया, ये सब्जेक्ट पीछे क्यों गया, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में पहले हेल्पिंग वर्ब आता है तब जाके सब्जेक्ट आता है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया था, इसी को बोलते हैं इन्वर्जन, उल्टा हो जाता है। नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपल कुड गेस द एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट। हम बोल रहे हैं जो लोगों का ग्रुप है उसमें से कोई नहीं जानता कि एक्सीडेंट से ब्लास्ट कैसे हुआ, एक्सीडेंट से ब्लास्ट कैसे हुआ। तो एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट, अकरिंग कर रहा है ब्लास्ट को, नहीं एक्सीडेंट से ब्लास्ट कैसे हुआ, पास्ट की बात कर रहे हैं तो ये नहीं होगा अकरिंग, हम बोलेंगे द एक्सीडेंट दैट कॉज्ड द ब्लास्ट, दैट कॉज्ड द ब्लास्ट, ये बोलेंगे। भाई किसी को नहीं पता है, देखो इसको हटाओ, हम बोल रहे किसी को नहीं पता है लोगों में से कि कैसे एक्सीडेंट के द्वारा ब्लास्ट हुआ, तो एक्सीडेंट दैट कॉज द ब्लास्ट, एक्सीडेंट ने जिसने कि ब्लास्ट किया, तो अकरिंग ब्लास्ट नहीं होगा, दैट कॉज द ब्लास्ट, जिसने कि ब्लास्ट को किया। हम सब किसी को नहीं पता है वो एक्सीडेंट कैसे हुआ जिसके द्वारा ब्लास्ट हुआ, क्लियर है। तो सिंपल हमारा आंसर हो जाएगा द एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट। नहीं, अकरिंग क्या होता है भैया, अकरिंग मतलब हो रहा है, ब्लास्ट हो रहा है क्या, एक्सीडेंट कर रहा है ब्लास्ट, नहीं, एक्सीडेंट किसी को नहीं पता है उस एक्सीडेंट के बारे में जिसने कि ब्लास्ट को किया, द एक्सीडेंट दैट कॉज द ब्लास्ट। पास्ट की बात कर रहे हैं, कुड का यूज हुआ है तो पास्ट की बात कर रहे हैं भाई, बस। आई हैव रेड दैट अ लर्निंग टावल ऑफ पीसा। अब देखो लीनिंग टावल ऑफ पीसा, तो कोई भी एक, देखो तुमने देखा होगा ना पीसा में एक टावर है लीनिंग, जो ऐसे टेढ़ा है टावर, जमीन से ऐसे टेढ़े में है टावर ऐसे में, और लोगों को बहुत अचंभा होता है कि भाई ये टेढ़ा कैसे बन गया है। तो ये दुनिया में एक ही है, और जो दुनिया में एक ही चीज होती है उसके आगे ए नहीं आता है, दा आता है। जैसे आ ताजमहल बोलूंगा कि दा ताजमहल, तुम बताओ दा ताजमहल के आ ताजमहल, दा ताजमहल, क्योंकि ताजमहल एक ही है। तो जो चीजें दुनिया में एक ही होती है, जो जैसे कि ये टावर है पीसा का, वो दुनिया में एक ही है, तो उसका आगे दा का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। जो भी मॉनिकल जो बिल्डिंग्स होती है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स, उनके आगे हम दा का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। आर्टिकल का नॉर्मल सा एरर है। नेक्स्ट, सीता स्पॉटेड गोल्डन डियर एंड रिक्वेस्टेड रामा टू कैप्चर इट। तुम सबको पता है सीता माता ने गोल्डन डियर को देखा था जो कि मारीच बना हुआ था छुप के, और सीता माता ने फिर रिक्वेस्ट की राम जी से कि इसको कैप्चर करो, मेरे लिए पकड़ के लाओ। तो वही बोलते ना, जही विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहली हर ली, जिसको विधि दुख देना चाहती है उसकी मति को हर लेती है। तो सीता माता ने ऐसा राम जी से रिक्वेस्ट की, और फिर उसके बाद कहानी हमको पता है। तो देखो सीता जी ने बोला, एक देखा, किसको देखा, गोल्डन डियर को,
ये है नाउन, और नाउन सिंगुलर है, और जब नाउन सिंगुलर होता है तो उसका आगे आर्टिकल लगाना जरूरी होता है, तो ए आएगा। सीता स्पॉटेड अ गोल्डन डियर, एक गोल्डन डियर को देखा। तो जब भी सिंगुलर नाउन आएगा तो उसका आगे आर्टिकल जरूर आएगा। ये मैंने तुम्हें बार बार बोल चुका है, अभी तक 3 क्लासेस हमारी हो चुकी है और तीनों क्लासेस में इसका क्वेश्चन आया है और मैंने तुम्हें बार बार बोला है। तो इसलिए इसको याद रखना, जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो उसका आगे ए आर्टिकल या द आर्टिकल, सॉरी ए और एन लगाना पड़ता है। द कम्युनिटी वर डिवाइडेड ऑन द इशू, इस मुद्दे पे कम्युनिटी डिवाइड हो चुकी थी। एंड नीदर साइड, और कोई भी साइड, वर विलिंग, इच्छुक नहीं थी, टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द कंपनसेशन अमाउंट टू बी गिवन, और कोई भी तैयार नहीं थी कि हम अमाउंट उनको देंगे कंपनसेशन। अब सुनो, जब भी नाइदर आता है, नाइदर, आइदर, ईच, एवरी, बहुत सारे यार, वन, ये जब भी सब्जेक्ट आते हैं तो ये सब के सब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ जो वर्ब आती है वो वर्ब भी सिंगुलर आती है। तुम बोलोगे सर ये सब सब्जेक्ट सिंगुलर क्यों होते हैं? अरे एवरी मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक, वन मतलब एक, आइदर मतलब दोनों में से कोई भी एक, नाइदर मतलब कोई भी नहीं, जीरो, तो जीरो को भी हम सिंगुलर ही मानेंगे, प्लूरल तो क्या मानेंगे नहीं। तो नाइदर साइड, कोई भी साइड नहीं थी तैयार, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, नाइदर मतलब कोई भी नहीं थी, जीरो, तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी फिर। तो बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है। तो तुम इस क्लास को क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट वाले क्लास ही मानो, तुम क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी करा रहा हूँ साथ में। तो ये सब के सब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं क्योंकि इन सब का मतलब होता है एक, नाइदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, जीरो, और जीरो को हम प्लूरल तो मानेंगे नहीं, तो उसको भी हम सिंगुलर ही मानते हैं। और जब सब्जेक्ट नाइदर होता है सिंगुलर, तो फिर वर्ब की सिंगुलर फॉर्म आती है। तो हम बोले कोई भी साइड, देखो साइड भी सिंगुलर है, कोई भी साइड, वर विलिंग या वॉज विलिंग, वॉज विलिंग तैयार नहीं थी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis। हम बोल रहे हैं जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम के द्वारा कंडक्ट की गई, yielded स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, उसके बहुत ही अच्छे परिणाम आए सामने निकल के, प्रोवाइडिंग सब्सटेंशियल एविडेंस, जिसने कि हमको पुख्ता ठोस सबूत दिए, टू सपोर्ट द हाइपोथेसिस, जिसने हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया। मतलब जो हमने थ्योरी बनाई थी, जब हमने जांच की, इन्वेस्टिगेशन की, तो उससे हमको ऐसे सबूत मिले जिसने हमारी थ्योरी को, हाइपोथेसिस को और ज्यादा पक्का किया, ऐसे हमको एविडेंट सबूत मिले। अब तुम बोलोगे सर एरर कहाँ पे है इस पे? भाई ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इसको टिक कर लेना। ये मुझे एज अ स्टूडेंट, अगर मैं स्टूडेंट हूँ तुम्हारे तरह, तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा क्वेश्चन, मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, तो मैं इसको इंपॉर्टेंट टिक कर दूंगा। देखो हम क्या बोल रहे हैं, द इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन हमारा सब्जेक्ट है, नाउन है, जिसके पीछे टी आई ओन लगता है, नाउन सब्जेक्ट है। हम बोल रहे हैं इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन? कंडक्टेड, अरे आंसर तो मैंने बोल दिया, कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम, रिसर्च टीम के द्वारा जो हुआ। तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, सुनो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है सेंटेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। तो बोलोगे हाँ सर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये, क्योंकि देखो अगर मैं इसको हटा दूं, ये देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो हमारा सेंटेंस तो केवल इतना है, द इन्वेस्टिगेशन यील्डेड स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट, जो इन्वेस्टिगेशन हुई उसने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए, सब्जेक्ट, वर्ब और उसका ऑब्जेक्ट, तो हमारा सेंटेंस तो इतना है। लेकिन ये जो हम दे रहे हैं एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट के बारे में, इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन? जो कि कंडक्ट की गई थी रिसर्च टीम के द्वारा, क्लियर है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है वो कंडक्टिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल से उसको लिखते हैं, कंडक्टेड, पास्ट पार्टिसिपल से हम उसको लिखते हैं। तुम बोलोगे सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है और ये ऐसे कैसे करते हैं? सुनो, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, शॉर्ट पे लिख रहा हूं उसको कर लेना। और जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये उन बच्चों के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है, इसलिए बोलते हैं वर्ब चैप्टर पढ़ना। जब हम सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, याद रखना, जब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं वहां पे। जब भी सब्जेक्ट के बारे में मेरे साथ बोलो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वहां पे पास्ट पार्टिसिपल आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं आता वहां पे। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल दे दोगे तो फिर मजा ही आ जाएगा, फिर तो मजा ही आ जाएगा। देखो मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं बोलूंगा द वर्क इज एप्रिशिएटेड, जो मेरा काम था उसको अप्रिशिएट किया गया है,
मेरे काम को मेरे काम की तारीफ हुई। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और उसके बाद ये है उसका ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे वर्क की बड़ी सराहना हुई, बड़ी तारीफ हुई। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दूं, देखो जरा, अगर मैं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दूं, मैं यहां पे लिखता हूं द वर्क, देखो ये है हमारा सब्जेक्ट, ये है वर्ब, और ये है उसके बाद उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो मैं बोलूंगा मेरी वर्क की तारीफ हुई। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट को एक्सप्लेन कर दूं, मेरे वर्क कौन सा, डूइंग बाय मी, जो कि मेरे द्वारा किया गया, डूइंग बाय मी। अब ये जो है ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में, मैंने इसको एक्स्ट्रा लिख दिया। मैं इतना इसको हटा भी सकता था, वर्क इज अप्रिशिएटेड, वर्क की तारीफ हुई। मैंने बोला वो वर्क जो मेरे द्वारा हुआ उसकी तारीफ हुई। तो मैंने जो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में लिख दी। और जब सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है तो तुम सबको ये चीज तो दिख रही होगी कि डूइंग बाय मी नहीं, डन बाय मी, मेरे द्वारा जो हुई, डन बाय मी। शायद तुम्हें ये कलर दिख नहीं रहा होगा, इसको लिखता हूं डन बाय मी, मेरे द्वारा जो हुई। तो जब भी सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आती है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, पास्ट पार्टिसिपल आता है। द वर्क डूइंग बाय मी नहीं, द वर्क डन बाय मी, वो काम जो मेरे द्वारा किया गया, हो रहा है नहीं, किया गया जो मेरे द्वारा। अब आ गया, इसलिए द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम के द्वारा जो की गई, ना कि कंडक्टिंग कर रही है, चल थोड़ी रही है, की गई, पास्ट की बात कर रहे हैं, इसलिए पास्ट पार्टिसिपल आएगा वहां पे। अब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया होगा। तो भैया इतना इतना मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स करता हूं ताकि हर एक एक बच्चे को समझ पाए वो। इट वाज रवि, हम बोल रहे वो रवि था, नॉट हिज फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स नहीं थे। हु वर शाउटिंग एट लेट आवर्स लास्ट नाइट, जो रात को चिल्ला रहा था। देखो, जो रात को चिल्ला रहा था, हु, जो चिल्ला रहा था रात को, कौन था वो हु, किसके लिए आया हु, रवि के लिए, रवि था वो, उसके फ्रेंड्स नहीं थे, रवि था जो चिल्ला रहा था। तो हु वर नहीं, हु वाज शाउटिंग। देखो, हु है रिलेटिव प्रोनाउन, किसके लिए आया है, इसका एंटीसीडेंट कहां है, हिज फ्रेंड्स। हु हिज फ्रेंड्स के लिए है कि हु रवि के लिए है, हु रवि के लिए है। हम बोल रहे हैं वो रवि था, उसके दोस्त नहीं थे जो चिल्ला रहा था, जो चिल्ला रहा था। तो हु वाज शाउटिंग, जो चिल्ला रहा था। तो इसीलिए जो ये रिलेटिव प्रोनाउन आया है उसका एंटीसीडेंट रवि है, और रवि है सब्जेक्ट। इसी रवि के लिए हम हु का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के लिए फिर इसी के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट है हमारा रवि, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। रवि है सिंगुलर, तो वर्ब आएगी वर्स, ना कि वर। हम बोल रहे वो रवि था जो चिल्ला रहा था, उसके दोस्त नहीं थे, रवि था वो। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है, हु वाज शाउटिंग, एंटीसीडेंट रवि है वहां पे। नेक्स्ट, वॉशिंगटन एरविंग राइटर careers started at the tender at the age of 19 when he joined his brother Peter's newspaper The Morning Chronicles as journalist। तो हम बोल रहे हैं जो एरविंग था उसने अपना करियर स्टार्ट किया 19 साल की उम्र में, जब उसने अपने भाई के न्यूज़पेपर को ज्वाइन किया, जिस न्यूज़पेपर का नाम था मॉर्निंग क्रॉनिकल्स एज जर्नलिस्ट। तो एज जर्नलिस्ट है, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि नाउन है सिंगुलर जर्नलिस्ट के तौर पर, और सिंगुलर नाउन के आगे आर्टिकल लगाना पड़ता है। तो एज जर्नलिस्ट नहीं, एज अ जर्नलिस्ट, एक पत्रकार के रूप पर। तो एज अ जर्नलिस्ट वहां पे हो जाएगा। जब भी सिंगुलर नाउन आता है तो आगे ये आर्टिकल लगाना पड़ता है। नेक्स्ट, देयर वाज अ सेइंग, ऐसा एक बोला जाता है, कहावत है, दैट दे आर देयर ओन एनिमीज विद नेग्लिजिबल रीजन टू बी शेयर्ड। ओके, नेग्लिजिबल, अच्छा सुनो, एरर है नेग्लिजिबल पे, स्पेलिंग, नेग्लिजिबल की स्पेलिंग ये होती है क्या, जरा स्पेलिंग सब के सब कमेंट करके बताओ, नेग्लिजिबल कमेंट करके बताओ। एन ई, हाँ जी, जी एल आई, नेग्लिजी, जी बल, तो नेग्लिजिबल ये होता है, नेग्लिजिबल। तो स्पेलिंग एरर है, तो स्पेलिंग का भी तुम पे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। तो नेग्लिजिबल की स्पेलिंग आई यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई आता है, नेग्लिजिबल। बहुत इजी एरर था। कैन यू मेक श्योर, क्या तुम मेक श्योर कर सकते हो, यू हैव अ करेक्ट एड्रेस बिफोर यू स्टार्ट ड्राइविंग, कि तुम्हारे पास एक करेक्ट एड्रेस हो। तो यू हैव अ करेक्ट एड्रेस नहीं, यू हैव द करेक्ट एड्रेस। अब मुझे बता दो ए क्यों नहीं आया, द क्यों आया, जल्दी से सबके सब कमेंट्स पे। हम बोल रहे हैं क्या तुम मेक श्योर, ये श्योर कर सकते हो कि तुम पे करेक्ट एड्रेस हो। तो अगर मैं यहाँ पे ए लगा दूं तो ए मतलब है कोई भी एड्रेस, कोई भी एड्रेस नहीं, डेफिनेट एड्रेस की बात कर रहे हैं, जहां जाना है। तो करेक्ट एड्रेस के आगे द आ जाएगा। अगर मैं बोलूंगा आई हैव अ एड्रेस या एन एड्रेस, मेरे पास एक एड्रेस है, तो अगर मैं बोलूंगा आई हैव एन एड्रेस, तो उसका मतलब मेरे पास कोई भी एड्रेस है, कोई भी हो सकता है वो एड्रेस। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई हैव द एड्रेस, तो द का मतलब है डेफिनेट एड्रेस है। तो हम कोई भी एड्रेस की हम बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं बोल रहे क्या तुम्हारे पास कोई भी एड्रेस है, हम बोल रहे हैं क्या तुम्हारे पास वो एड्रेस है जहां जाना है, तो द एड्रेस वहां पे होगा। तो इसलिए ए और द में ये फर्क होता है। नेक्स्ट, द फूड कंटेनर इज नॉट इनफ बिग, अरे इनफ बिग नहीं होता है, बिग इनफ होता है।
तुम सबको पता है इनफ बिग नहीं, क्या होता है? बिग इनफ। बिग इनफ अगर किसी को नहीं पता है तो याद रखना, पहले पॉजिटिव डिग्री आती है उसके बाद इनफ आता है। हमेशा पहले पॉजिटिव डिग्री आती है उसके बाद इनफ आता है, और पहले इनफ आता है उसके बाद नाउन आता है। ये भी तुम नोट कर सकते हो, मैंने चैप्टर में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, ना कि स्ट्रेंथ इनफ, आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, ऐसे भी लिख लेता हूं, आई डोंट हैव इनफ स्ट्रेंथ, मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। तो जो नाउन होता है, नाउन के पहले इनफ आता है, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव चाहिए तो यहाँ पे इनफ एडजेक्टिव बन जाता है, और पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है, बिग इनफ, लार्ज इनफ, ये सब के सब। तो पहले बिग आएगा, पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, उसके बाद इनफ आता है। याद रखना, पहले पॉजिटिव डिग्री आएगी एडजेक्टिव की, फिर इनफ, और पहले नाउन आएगा, फिर नाउन के पहले इनफ, ऐसे। तो ही इज नॉट इनफ बिग नहीं, ही इज नॉट बिग इनफ, बस इतना है। और लास्ट आज का करते हैं, बाय वर्च्यू ऑफ द पावर गिवन टू द लीडर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन। तो बाय वर्च्यू ऑफ का मतलब होता है हट जाना, हटा देना किसी को, ऑफ नहीं, वर्च्यू ऑफ, ओ एफ। बाय वर्च्यू ऑफ मतलब होता है के आधार पर। अगर तुम्हें इसका हिंदी मीनिंग दिखना है, के आधार पर, ये रीजन बताता है हमको, अभी हमको ये रीजन बता रहा है। हम बोल रहे हैं लीडर को जो पावर मिली थी उसके आधार पर द फॉलोअर्स एक्सेप्टेड हिज डिसीजन, फॉलोअर्स ने उसके डिसीजन को एक्सेप्ट किया। तो बाय वर्च्यू ऑफ डबल एफ नहीं होता है, वर्च्यू ऑफ होगा वहां पे। क्लियर है? तो बताओ कैसी क्लास लगी आज की, क्योंकि ऑफ का मतलब तो होता है दूर करना, किसी को दूर करने की बात नहीं कर रहे हम आधार की बात कर रहे हैं, और वर्च्यू ऑफ होता है वहां पे फिक्स्ड होता है। तो बताओ कैसी क्लास लगी, मजा आया? अगर तुम सबको मजा आया और तुम्हें ऐसी एक्सप्रेशन के साथ और क्लासेस चाहिए, वही क्लास को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना सबको। और जितने लोगों ने क्लास देखी है, प्लीज 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 अपना फीडबैक पक्का देके जाना कमेंट्स में। अच्छी लगी तो भी लिखना, बुरी लगी तो भी लिखना, अच्छी शेयर करना चाहते हो तो भी लिखना, और अगर कोई कमी लगी तो भी लिखना, लेकिन लिखना जरूर, अपना फीडबैक जरूर देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इतनी लंबी क्लास तो देख नहीं पाएंगे, तो वो फीडबैक से तुम्हारे कमेंट्स देख के फिर बहुत सारी चीजें पता कर सकते हैं। तो जितने भी लोग अभी तक बने हैं, अपना कमेंट जरूर करना, और अगर पसंद आएगी तो क्लास को लाइक जरूर करना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के फिर दोनों वे में कम्युनिकेशन होता है। तो ऐसे तुम्हारी धमाकेदार क्लास लेके आता रहूंगा, और इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं